आज के मीम कल्चर ने आलिया भट्ट के उस सीन का मजाक बना दिया है जिसमें वो रोते बिलखते हुए जयदीप अहलावत से कहती है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। साल 2018 में रिलीज हुई राजी फिल्म का ये सीन आज के मीमी युग में बस कमजोर लड़की का सिंबल बन गया है। लेकिन अगर आप इस सीन के पीछे की बिहाइंड स्टोरी जानेंगे तो कभी हंसने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन आंसुओं के पीछे बलिदान की एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग टीवी स्क्रीन पर खुद को देशभक्त कहते हैं वो भी अपने गूदे का जोर लगाने के बाद भी वो करने की हिम्मत नहीं करेंगे जो राजी फिल्म में आलिया भट्ट ने किया, और उससे भी कई ज्यादा असल जिंदगी में सहमत ने किया, जिसके ऊपर राजी फिल्म बनी है, जिसका किरदार आलिया भट्ट निभा रही है। कश्मीर के वादी में जहां हर परिवार को शक की निगाह से देखा जाता है, वहीं के मुस्लिम परिवार में जन्मी सहमत ने भारत के लिए वो किया जो आपने धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह को करते हुए देखा है। सहमत किसी गरीब परिवार की लड़की नहीं थी, उसके लिए भारत में एक बेहतर भविष्य था। वो दुनिया में कहीं भी जा सकती थी, इतना कुछ था उसके पास। लेकिन जब बात वतन की आई तो उसने पाकिस्तान का सीना चीरा और उसके जिगर पर वार किया। वो पाकिस्तानी सोल्जर की बीबी बनी और भारत को एक बड़े हमले से बचा लिया। लेकिन एक मासूम सी दिखने वाली लड़की ने इतना खतरनाक रास्ता क्यों चुना? क्यों वो एक आम लड़की से रॉकी एजेंट बन गई? क्यों एक बाप खुद अपनी बेटी को पाकिस्तान के हवाले कर देता है? और आलिया के रोने की असली कहानी क्या है? आइए आपको एकदम शुरू से बताते हैं। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बादल मंडरा रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां कत्लेआम हो रहा था। पाकिस्तानी फौज का जुल्म हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। कश्मीर में एक बिजनेसमैन था, हिदायत खान। कारोबार था ड्राई फ्रूट्स और कारपेट्स का। भारत से पाकिस्तान तक फैला हुआ था उनका पूरा कारोबार। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े जनरल्स हिदायत खान को अपना दोस्त मानते थे। उनके लिए हिदायत एक बिजनेस टाइकून थे, एक कामयाब काबिल इंसान। लेकिन भारत की सरकार के लिए हिदायत खान एक एसेट था जो सालों से भारत को दुश्मनों की खबर दे रहा था। लेकिन जब जंग शुरू होने वाली थी कि हिदायत खान को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्हें टर्मिनल लंग कैंसर था। हिदायत जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था। डर था इस बात का कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान में उनका नेटवर्क, जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था, वो खत्म हो जाएगा, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन श्रीनगर के हॉस्पिटल के एक कमरे में हिदायत ने अपनी बेटी सहमत को बुलाया। सहमत को यकीन था कि अगर उनके अब्बू को दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, उनकी इलाज करवाई जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हिदायत को अपनी जान की परवाह थी ही नहीं। उनको चिंता थी तो बस अपने उस नेटवर्क की जो उन्होंने अपने सालों की मेहनत से बनाया था। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए वहां अस्पताल के उसी कमरे में कहते हैं, सहमत, मैं चाहता हूं कि तुम वो करो जो अब मैं नहीं कर सकता। सहमत हैरानी से उन्हें देखने लगी, अपने अब्बू को। हिदायत ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, पाकिस्तान में मेरा नेटवर्क बंद नहीं होना चाहिए सहमत। ब्रिगेडियर सैयद मेरा दोस्त है, वह अपने बेटे इकबाल के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा है। इकबाल पाकिस्तानी आर्मी में कैप्टन है। अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो तुम सीधा दुश्मन के घर में रहोगी। वहां से तुम सब जान पाओगी जो हमारी फौज को बचाने के लिए बेहद जरूरी है।
अपने अब्बू की बात सुनकर सहमत कांप उठी। भारत में उसका अपना भविष्य था। अभिनव नाम के लड़के से उसकी सगाई हो चुकी थी और इस मोड़ पर उसके अब्बू उसे पाकिस्तान भेजना चाहते थे। सहमत कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन हिदायत समझ गए। इसलिए उन्होंने कहा कि मर्जी तुम्हारी है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। सहमत के दिमाग में तूफान चल रहा था उस वक्त। एक तरफ उसका प्यार था, उसकी पढ़ाई थी, उसकी अपनी बेहतर जिंदगी थी, और दूसरी तरफ थी उसके मरते हुए पिता की आखिरी ख्वाहिश और देश का सवाल। और सवाल देश का था। इसलिए सहमत ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं तैयार हूं अब्बू, मैं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान जाऊंगी। बस यही वो लम्हा था जब एक मासूम लड़की मर गई और एक जासूस का जन्म हुआ जो आगे रॉ के इशारे पे काम करने वाली थी। इसके बाद सहमत को तुरंत रॉ के हवाले कर दिया गया। आमतौर पर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को ट्रेन करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन सहमत के पास साल नहीं थे। जंग सर पर था, उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते थे। इसलिए रॉ के ऑफिसर्स ने उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ट्रेनिंग शारीरिक से ज़्यादा मानसिक थी। उसे मोर्स कोड सिखाया गया और फिर वो दिन आ गया जब सहमत की शादी इकबाल सैयद से हो गई, राजी फिल्म के मुताबिक विक्की कौशल से। इसके बाद वो सहमत खान नहीं थी, वो थी बेगम सहमत इकबाल सैयद, रावलपिंडी पाकिस्तान में रहने वाली एक फौजी अफसर की बीबी। सहमत अब ब्रिगेडियर सैयद के घर में थी। यहां हर रोज पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे। यहां जंग की प्लानिंग होती थी, यहां भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग की जाती थी। अब यहां जो करना था वो सहमत को, इसलिए उसने यहां आते ही अपने आप को एक आदर्श बहू के रूप में ढाल लिया। सुबह जल्दी उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, ससुर की सेवा करती। याद रखिएगा, ससुर की सेवा करती जो पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर था। इकबाल उसका पति एक शरीफ आदमी था। वो सहमत से प्यार करने लगा था, उसकी परवाह करता था। इसी का फायदा उठाकर सहमत ने अपने कमरे में एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर छुपाकर रखा हुआ था, बाथरूम के एक टाइल के पीछे। लेकिन सिर्फ ट्रांसमीटर्स होना काफ़ी नहीं था। रेडियो वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एंटीना चाहिए होता था। सहमत बाथरूम में छुपकर एक कॉपर वायर खिड़की से बाहर निकालती थी और उसे एंटीना की तरह इस्तेमाल करती थी। अगर आपने कभी रेडियो इस्तेमाल किया हो, काफ़ी पहले बचपन की यादें हैं मेरे दिमाग में कि रेडियो में अक्सर अगर एंटीना नहीं चलता तो उसमें कॉपर का वायर बांधकर अगर ऊपर कहीं लटका देते थे तो फ्रीक्वेंसी अच्छा पकड़ता था। कुछ ऐसा ही लगभग सहमत ने भी किया होगा। वो बाथरूम में जाकर ट्रांसमीटर यूज करती और मोर्स कोड के जरिए खबर भारत तक पहुंचा देती, जो भी उसको मालूम पड़ता। धीरे धीरे सहमत की पहुंच सिर्फ ब्रिगेडियर सैयद तक सीमित नहीं रही। जनरल याह्या खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके पोते पोतियों को पढ़ाने भी जाती थी। सहमत छोटी छोटी बातें नोट करती थी। कौन सी बटालियन कहाँ जा रही है, ऑफिसर्स की छुट्टियां क्यों कैंसिल हो रही है, रावलपिंडी में इतनी हलचल क्यों है। वो हर एक खबर भारत को भेज रही थी, हमारे देश को, जिसके लिए वो पाकिस्तान में थी। उसके भेजे हुए कोड्स ने भारत को बताया पाकिस्तान वेस्ट नहीं, ईस्ट में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। नवंबर 1971 जंग बस शुरू ही होने वाली थी। ब्रिगेडियर सैयद और इकबाल अक्सर देर रात तक मैप्स और फाइल्स के साथ बिजी रहते थे। एक रात सहमत ने मौका पाकर ब्रिगेडियर के स्टडी रूम में कदम रखा। वहां टेबल पर कुछ टॉप सीक्रेट्स फाइल पड़ी थी और उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर सहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। फाइल में पीएनएस गाजी का जिक्र था, पाकिस्तान नेवी की सबमरीन, और उसके निशाने पर था आईएनएस विक्रांत। प्लान बिल्कुल साफ था। गाजी को कराची से निकालकर खामोशी से बे ऑफ बंगाल में भेजा जा रहा था।
मकसद था विशाखापट्टनम पोर्ट के बाहर माइंस बिछाना और विक्रांत का इंतजार करना। जैसे ही विक्रांत पोर्ट से बाहर निकलेगा वो तबाह हो जाएगा। अगर विक्रांत डूब जाता तो पाकिस्तान को घेरने का भारत का पूरा प्लान फेल हो जाता। सहमत जानती थी कि ये खबर तुरंत भारत पहुंचनी चाहिए। उसने वो कोऑर्डिनेट्स, वो डेट और गाजी का पूरा रूट याद कर लिया और तुरंत ट्रांसमीटर से मैसेज भारत भेजा। उधर भारत में रॉ और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के होश उड़ गए इस जानकारी को देखते ही। शक तो था ही कि पाकिस्तान कुछ करेगा, लेकिन इतनी स्पेसिफिक जानकारी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था और ये सब कुछ हो पाया सहमत की वजह से। सहमत की इंफॉर्मेशन की वजह से इंडियन नेवी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम से हटाकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में छुपा दिया गया। वो गाजी की रेंज से दूर था, लेकिन पाकिस्तान को ये लगना चाहिए था कि विक्रांत अभी भी विशाखापट्टनम में ही है, ताकि वो जो प्लान सोच कर बैठे थे उसको पूरा करें। और इस विश्वास को दिलाने के लिए नेवी ने विशाखापट्टनम पोर्ट से ढेर सारे रेडियो सिग्नल भेजने शुरू कर दिए, जैसे विक्रांत वही हो। यहाँ तक कि लोकल मार्केट से हजारों अंडे और मांस का ऑर्डर भी दिया गया, ताकि वहाँ के पाकिस्तानी जासूसों को लगे कि इतने बड़े क्रू के लिए खाना जा रहा है जो कि आईएनएस विक्रांत में जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर पूरा बिलीव दिलाया गया कि हमारा सबमरीन तो वहीं विशाखापट्टनम में ही पोर्ट के अंदर कहीं छिपा हुआ है। गाजी इस जाल में फंस भी गई। वो विशाखापट्टनम पहुंची, शिकार का इंतजार करती रही, लेकिन शिकार वहां था ही नहीं। 3 दिसंबर 1971 रात के करीब 12 बज रहे थे। ऊपर सतह पर आईएनएस राजपूत एक पुराना डिस्ट्रॉयर बंदरगाह से बाहर निकाल रहा था। उसके कैप्टन थे लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह। कैप्टन इंदर सिंह को पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। सोनार पर एक भारी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ। कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया, ड्रॉप डेप्थ चार्जेस। डेप्थ चार्जेस वो बॉम्ब होते हैं जो पानी में गिरने के बाद एक फिक्स डेप्थ पर जाकर फट जाते हैं। आईएनएस राजपूत ने 2 डेप्थ चार्जेस फेंके और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही सेकेंड बाद एक भयंकर धमाका हुआ। इस शॉक वेव से गाजी के अंदर रखे हुए टॉर्पीडोज और माइंस ट्रिगर हो गए। एक बहुत बड़ा इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ। गाजी का खेल खत्म हो चुका था। इसी के साथ मरीन पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम के पास डूब गई है। गाजी के डूबते ही बे ऑफ बंगाल पर भारत का राज हो गया। आईएनएस विक्रांत जो अब तक छुपा हुआ था बाहर निकला और उसने पूर्वी पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। बंगाल की खाड़ी में हमारी वॉरशिप आईएनएस विक्रांत के द्वारा की गई घेराबंदी कामयाब हुई है। अगर सहमत ने वक्त रहते खबर ना दी होती तो उस रात शायद विक्रांत पर हमला होता और 1971 के जंग का अंजाम कुछ और होता। लेकिन अब खतरा भारत से निकलकर सहमत की तरफ मुड़ रहा था। ब्रिगेडियर सैयद के घर में एक पुराना नौकर था, अब्दुल। वो सालों से सैयद परिवार की सेवा कर रहा था, वफादार था और उसकी नजरें बाज की तरह तेज थी। उसे सहमत पर शक होने लगा था। उसने नोटिस किया कि सहमत अक्सर अकेले में कुछ करती है, कमरा बंद रखती है। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, सहमत अपने कमरे में नहीं थी। अब्दुल ने बाथरूम का दरवाजा खोला और टाइल के पीछे तारों का एक जाल दिखा और वो ट्रांसमीटर देखकर अब्दुल समझ गया कि आखिर चल क्या रहा है। ये बहू बेगम नहीं, ये तो हिंदुस्तान की जासूस है। अब्दुल तेजी से घर से बाहर निकला और ब्रिगेडियर के ऑफिस की तरफ पैदल ही भाग पड़ा। ऊपर खिड़की से सहमत ने अब्दुल को भागते हुए देख लिया। सहमत को याद आया उसने ट्रांसमीटर बाथरूम में ही छोड़ दिया था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि अब्दुल को सब कुछ पता चल चुका है। पोर्च में एक फौजी ट्रक खड़ी थी। सहमत ने बिना वक्त गवाए उसमें बैठकर इंजन स्टार्ट किया और सीधा अब्दुल की तरफ दौड़ा दी, जो रोड पर भाग रहा था। सहमत ने उसे ट्रक से कुचल दिया। अब्दुल मर चुका था। सहमत वापस अपने कमरे में गई। बाथरूम में शावर के नीचे घंटों बैठी रही।
जासूसी की दुनिया में इसे कोलेटरल डैमेज कह सकते हैं और कहते भी हैं, लेकिन सहमत के लिए ये एक मर्डर था जो उसने किया था, उसकी जिंदगी का पहला मर्डर। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। इकबाल का बड़ा भाई मेजर महबूब मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह चुका था। अब्दुल की मौत को सभी ने एक्सीडेंट मान लिया था, लेकिन मेजर महबूब ने नहीं माना। वो इन्वेस्टिगेट करने लगे, कड़िया जोड़ने लगे, धीरे धीरे सच के बहुत करीब पहुंच रहे थे। सहमत को एहसास हो गया कि आगे क्या होने वाला है और शायद महबूब को सब कुछ पता लग जाएगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। एक दोपहर जब महबूब अकेला था और चाय पी रहा था, सहमत ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने महबूब की चाय में एक खतरनाक जहर मिला दिया, ऐसा जहर जो हार्ट अटैक जैसा असर करता है, ताकि किसी को कोई शक ना हो कि मौत कैसे हुई। महबूब ने जैसे ही वो चाय पी, उसका दम घुटने लगा। वो अपने गले को पकड़कर तड़पने लगा और सहमत वहीं खड़ी थी। महबूब की आंखें सहमत को ही देख रही थी। हैरानी और धोखे के साथ महबूब भी मर चुका था। डॉक्टर ने इसे हार्ट अटैक ही बताया प्लान के तहत। दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था, जंग अपने आखिरी दौर में थी और सहमत प्रेग्नेंट थी। वो इकबाल के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये खबर किसी भी औरत के लिए खुशी की बात होती है, उसके पूरे परिवार के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन सहमत के लिए ये एक नई उलझन थी। वो दुश्मन के घर में उनके बच्चे को अपनी कोख में पाल रही थी। रॉ को खबर मिल गई कि सहमत का कब्र अब किसी भी वक्त ब्लो हो सकता है। महबूब की मौत के बाद शक की सुई घूम रही थी, उसे वहां से निकालना जरूरी था। सहमत का एक्सट्रैक्शन प्लान बनाया गया। एक सुबह बाजार जाने के नाम पर सहमत घर से बाहर निकली, वो भी इकबाल को बताए बिना अलविदा कहे घर से निकल गई। बाहर रॉ के एजेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। फिल्म में इसी वक्त वो सीन आता है जब आलिया भट्ट रोती है कि मुझे घर जाना है। वो रोना आज मीम है, लेकिन उसकी असली कहानी आज आप जान चुके हैं। और यकीन के साथ कहता हूं कि अब ये सीन देखकर आपको हंसना नहीं आएगा और ना ही आ रहा होगा, क्योंकि ये वो मोमेंट है जहां एक बहादुर सिपाही के दिल को दिखाया गया है। जब वो दुश्मन के सामने रहती है तो उसका दिल पत्थर बन जाता है, लेकिन अपनों के आगे पिघल जाता है। वो सिपाही जो दहाड़े मारता है वो भी अकेले में रोता है। खैर, इसके बाद जैसे ही सहमत के पैरों ने हिंदुस्तान की मिट्टी को छुआ, उसने घुटने टेके और जमीन को चूम लिया। उस वक्त उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक गर्व था। गर्व इस बात की कि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, अपने देश के लिए जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब सहमत का सच सामने आया तो ब्रिगेडियर सैयद इकबाल ने कहा कि हमने एक सांप को दूध पिलाया, हमने अपने घर में अपने दुश्मन को पनाह दी। और इकबाल यानी कि सहमत का पति, उसका शौहर टूट गया। उसने कहा, जिसने मुझे दिल दिया उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये सब कुछ सहमत के लिए भी आसान नहीं था। भारत लौटने के बाद सहमत डिप्रेशन में चली गई। वो रात भर सो नहीं पाती थी। अब्दुल का चेहरा, महबूब की मौत और इकबाल का धोखा खाया हुआ चेहरा उसे सोने नहीं देता था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, वो अब अकेले थी। उसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया। सहमत ने फैसला किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी प्रायश्चित में बिताएगी। वो पंजाब के मलेरकोटला में चली गई। मलेरकोटला वो जगह जहां अब्दुल का परिवार रहता था। वहां रहकर उसने अपनी पहचान छुपा ली। किसी को नहीं पता था कि ये साधारण सी दिखने वाली औरत जो रोज गरीब बच्चों को पढ़ाती है, असल में भारत की सबसे बड़ी जासूस रही है। उसका पुराना प्रेमी अभिनव अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। उसने सहमत को अपनाया, उसके हालात को समझा, लेकिन सहमत ने शादी करने से मना कर दिया। सहमत ने बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया समर खान। बड़ा होकर समर ने इंडियन आर्मी
ज्वाइन किया, सालों तक सेवा दी और बाद में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर अपनी माँ के पास मलेरकोटला आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सहमत ने खुद चुना कि उसे गुमनाम रहना है तो इस कहानी की खबर दुनिया को कब लगी। तो देखिए, इस कहानी का पता दुनिया को शायद कभी चलता ही नहीं अगर 1999 की कारगिल जंग के दौरान हरिंदर सिक्का की मुलाकात समर से ना होती, यानी कि सहमत के बेटे से। सिक्का उस वक्त इंटेलिजेंस फेलियर से गुस्से में थे और किसी को गद्दार कह रहे थे। तभी समर ने उन्हें रोका और कहा, हर कोई गद्दार नहीं होता साहब, मेरी मां नहीं थी। वहां से कॉलिंग सहमत किताब की नींव पड़ी। हरिंदर सिक्का ने 8 साल सहमत को ढूंढने में लगाए और जब सहमत से मिले तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी अंधेरे में रहना ही पसंद करती है। सहमत ने सिक्का से कहा, मेरा नाम मत लिखना, मेरी पहचान मत बताना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार पर कोई खतरा आए। सहमत खान का असल नाम सहमत खान नहीं था, कुछ और था। फिल्म में भी कुछ और दिखाया गया। कुल मिलाकर उनकी पहचान छुपा कर रखी गई है। और सच कहूँ तो नाम में क्या रखा है दोस्तों, असली हीरो अक्सर गुमनाम ही होते हैं और सहमत मरते दम तक गुमनाम ही रही। अप्रैल 2018 में सहमत खान इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी कोई अवार्ड्स नहीं लिया, कभी कैमरे के सामने आकर ये नहीं कहा कि देखो मैंने INS विक्रांत को बचाया था, मैं हूँ भारत की सबसे बड़ी स्पाई। वह आई, अपना काम किया, अपना फर्ज निभाया और अंधेरे में वापस लौट गई। आज़ादी से भी पहले ऐसी ही एक देशभक्त जासूस नीरा आर्य थी जिसने नेताजी की भी जान बचाई, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की। वो कहानी भी आप चैनल पर देख सकते हैं, मैंने सुनाया है। बाकी देश की इस बेटी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बलिदान के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज अंत में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा जो कुछ इस तरह से है। जा रहा हूँ इस महफिल से खुद को तलाशने, कहानियाँ अभी बाकी है जो उन्हें सांस देने। अगर मिल गया वो मुकाम, वो मकसद कहीं, तो किसी नई महफिल में फिर मिलेंगे सजदा करने। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ कहीं ना कहीं मिलता रहूँगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर तलाश सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी ख्याल रखिए अपना, सतर्क रहिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।